नमस्कार, मैं डॉक्टर एस पी माथा झारखंड से। आज हम यूरिक एसिड का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए इलेक्ट्रो होम्योपैथ में, इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि यूरिक एसिड है क्या और ये किस प्रकार से हमें नुकसान पहुंचा सकता है। एक इंसान को अगर यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट अगर वो ना ले, ट्रीटमेंट ना कराए, तो इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है। तो देखिए, यूरिक एसिड ह्यूमन बॉडी में बनने वाला एक नेचुरल बाई प्रोडक्ट है जो यूरिन के विघटन के कारण बनता है, जिसे समय समय पर मूत्र के माध्यम से किडनी द्वारा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने पर शरीर में तमाम प्रकार की परेशानियां आ सकती है या बहुत सारे लक्षण क्रिएट हो सकते हैं, और ये हमेशा ब्लड में अवेलेबल होता है और जिसे यूरिन के माध्यम से शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी होता है। और यूरिन का फ्लो जितना रफ्तार के साथ या समय समय पर अगर होते गया या यूरिन का निष्कासन समय पर होते गया, तो यूरिक एसिड का उसके कारण जो परेशानी होती है वो उतना ज़्यादा भयावह नहीं होती है। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यूरिक एसिड क्या ये हेरिडिटिकल भी हो सकती है। तो निश्चित रूप से कुछ रोगों में, कुछ पेशेंट में यूरिक एसिड का बढ़ना हेरिडिटिकल केस भी माना जाता है। इसमें जो सिम्टम आते हैं, जो लक्षण कि यूरिक एसिड बढ़ा है, तो कैसे हम पहचानें। तो जॉइंट पेन होगा, जॉइंट में स्वेलिंग होगा, जॉइंट में रेडनेस आ जाता है, अंगूठे में जितने भी जोड़ हैं, जोड़ों में दर्द और लालीपन के साथ तेज बुखार भी आता है। पेशेंट में परेशानी बहुत ज़्यादा रहती है। गठिया, यूरिक एसिड के कारण गठिया जैसी बीमारी का भी बनना या होना देखा जाता है, और ये जॉइंट में जमा होकर के जॉइंट में स्वेलिंग कर देते हैं, और जिसके वजह से दर्द या फीवर जैसी स्थिति भी सामने आती है। इस प्रकार के पेशेंट में यूरिन का रंग गहरा और लाल रंग का देखने को मिलता है। पेशेंट को ज़्यादातर वीकनेस और लेजीनेस की अनुभूति होती है। तलवे में जलन, लहर या तलवों का लाल हो जाना भी देखा जाता है। प्यास ज़्यादा लगता है, फीवर रहती है समय समय पर, कभी कभी तो हमेशा फीवर बरकरार रहता है कि यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो फीवर भी है, दर्द भी है। और जॉइंट का कलर डिसकलर हो जाता है, जनरली रेड कलर में आ जाता है। और शरीर में कह सकते हैं कि लोअर पार्ट्स ऑफ बॉडी जितने भी जॉइंट्स हैं, वहाँ दर्द के साथ खुजली जैसी भी अनुभूति महसूस होती है। इसका जो इलेक्ट्रोपैथ में हम लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, वो मेडिसिन हम आपके सामने रख रहे हैं। S2C2 भर2 ये D3 से मिक्सचर बनाकर 10 ड्रॉप 3 टाइम बिफोर मिल लेंगे, और S6C6 लिम्फन भर1 Y का D3 से मिक्सचर बना करके 10 ड्रॉप 3 टाइम आफ्टर मिल लेंगे, थोड़ा सा गर्म पानी के साथ। और S C10 भर2 रात को सोते समय D3 का मिक्सचर बनाएंगे और गर्म पानी के साथ एक बार लेंगे। और C17 का 200 10 ड्रॉप 2 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग खाली पेट लेंगे इसको। तो इस मेडिसिन को कुछ दिन लगातार रखने के बाद निश्चित रूप से इसका लेवल नॉर्मल होने लगता है और पेशेंट की परेशानी दूर होने लगती है। इस बीमारी में जो हम लोग परहेज करेंगे, मीट, मछली या तेज रिच फूड जिसे कह सकते हैं, मसालेदार भोजन, नमक का सेवन कम, कह सकते हैं फास्ट फूड कम, या नशीले पदार्थ से थोड़ा सेवन करना ना करें तो अच्छा है। डायरी प्रोडक्ट से बचे रहें, डायरी प्रोडक्ट का ज़्यादा सेवन ना करें तो अच्छा है। पालक, बंदा गोभी, बड़े दाने वाले दाल, राजमा, ये सब इस बीमारी में बहुत ज़्यादा डिजीज़ को इनक्रीज करने में वो अपना काम करते हैं। इसलिए ये सबसे थोड़ा परहेज करना ज़रूरी होता है। इसमें जो भोजन लेना सही रहता है, हम लोग कह सकते हैं कि आसानी से पचने वाला भोजन लें, जैसे खरबूजा, तरबूज, चेरी, स्ट्रॉबेरी, खीरा, टमाटर, प्याज, ब्रोकली। पानी ज़्यादा पीना और वज़न पर ध्यान देना, वज़न को ज़्यादा बढ़ने ना देना, वेट पर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। सलाद ज़्यादा लें और गहरी नींद सोएं। किसी भी प्रकार का तनाव ज़्यादा हावी मत होने दें, तनाव से बच करके रहें। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की बीमारी से एक पेशेंट बहुत जल्द ठीक हो जाता है, और इसके जो आने वाले दूरगामी जो दुष्प्रभाव हैं वो पेशेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाता है और पेशेंट स्वस्थ रहता है। धन्यवाद।